हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। देखिए, हम पीपी ट्रिपल हिस्ट्री पीटी में आपके हिस्ट्री को कवर कर रहे थे, यानी एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। ठीक है। और अभी तक हमने देखिए 4 क्लासें कर चुके हैं, जिसमें आपके वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक, ये आपकी 5वीं क्लास, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको सिर्फ राजा अशोक के बारे में पढ़ना है, यानी द ग्रेट अशोका के बारे में पढ़ना है। आपके सिलेबस में सिर्फ मौर्य वंश में आपको या मौर्य साम्राज्य में केवल सम्राट अशोक के बारे में बताया गया है, तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। ये उसमें क्लास में आराम से जितने भी एमसीक्यूज़ के द्वारा इस क्लास को करेंगे और इसमें अच्छे से कवर करेंगे सम्राट अशोक को। ठीक है। उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उसमें से कवर किया है। ये थ्योरी सेक्शन है नहीं, कोई नॉर्मल एमसीक्यूज़ के रूप में इसको कवर करेंगे। ये आपके यूपी ट्रिपल सी पीटी के लिए, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो सकते हैं उसमें आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, आप अच्छे से इस क्लास को लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले प्लीज़, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। ठीक, अच्छी लगी तब। अगर हन्नता अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन पर जाने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ समरी समझ लेते हैं कि आखिर ये मौर्य वंश कैसे स्थापना हुई इसकी। ठीक है, कौन इसके संस्थापक थे। सबसे पहले देखिए, जो मगध आपका रीजन, यानी जो बिहार का रीजन है, ठीक है, जब महाजनपद बनते हैं उसके बाद धीरे धीरे मगध शक्तिशाली होने लगता है। तो जब इन्हीं मौर्य वंश से जस्ट पहले मगध पर नंद वंश का शासक था। ठीक है, और नंद वंश के जो जो शासक उस समय थे वो घनानंद थे। ठीक है, जो कि एक क्रूर शासक था, अत्याचारी शासक था। ठीक है, और जब घनानंद के दरबार में एक ब्राह्मण था जिसका नाम चाणक्य था। ठीक है, तो चाणक्य के कुछ पता नहीं कैसे क्या हुआ कि चाणक्य का अपमान किया गया अपने घनानंद के द्वारा। अब क्यों किया गया ये तो इतना पता नहीं है, लेकिन जो चाणक्य का अपमान हुआ भरे दरबार में, जो कि चाणक्य जो था वो तक्षशिला का एक ब्राह्मण था। ठीक है, तक्षशिला का ब्राह्मण था और घनानंद के द्वारा अपमानित किया गया था। फिर जब जो चाणक्य ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं जो आपका जो नंद वंश है इसका समूल नाश कर दूंगा, इसके नाश का मैं कारण बनूंगा, विनाश का मैं कारण बनूंगा। फिर उसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। ठीक है, और उसको ट्रेनिंग दी, उसके बाद उसको युद्ध किया नंदवंश के साथ घनानंद के साथ, और फिर पराजित करता है आपके घनानंद को और एक नए वंश की स्थापना करता है। ठीक है, देखिए मौर्य वंश की जो स्थापना थी वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और कब की थी? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, उसने नंद वंश के अंतिम शासक, देखिए नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके किया था। ठीक है, फिर से समझिए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में की थी। किसको पराजित किया था? घनानंद को पराजित किया था। घनानंद किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का शासक था। ठीक है, और किस राज्य पे की? तो मगध राज्य पे। ठीक है, चाणक्य, इसका अन्य नाम क्या है? कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त है। ठीक है, पूछ लिया जाए कि चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त हैं। इसमें उसकी सहायता करता है। ठीक है, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री ही बनता है। ठीक है, चंद्रगुप्त जो था मौर्य वह जैन धर्म का अनुयायी था। देखिए, अपने जीवन के अंतिम दिनों में 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को जब हराता है, उसके बाद वो अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो जैन जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह जैन धर्म का अनुयायी था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में होती है, और जैन परंपरा के अनुसार उपवास के दौरान अपने प्राणों को वह त्याग देता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वह बिंदुसार हुआ। ठीक, जो कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन संप्रदाय का? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। देखिए, हमें अशोक के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ से कि किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। कौन? राजा अशोक। ठीक है, और जो बिंदुसार है वो खुद आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हैं। देखिए, पिता जो बिंदुसार के थे चंद्रगुप्त मौर्य, वह जैन धर्म के अनुयायी थे। बेटा बिंदुसार किसका था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और उसका पुत्र अशोक जो कि आगे चल के बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है। ठीक, बौद्ध धर्म को मानने वाला होता है। और आजीवक संप्रदाय की बात अगर करते हैं तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वह मक्खली कोशाल हैं। ठीक है, कि मक्खल बुद्ध कोशाल मिलता है, तो आ था कि मक्खली कोशाल इसके संस्थापक हैं। ठीक है, और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है। फिर अशोक जो आपका है वो 269 ईसा पूर्व में, ठीक है, कब? 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है, यानी मगध की राजा बनता है। और राजा बनने से पहले वह अवंती का राज्यपाल होता है। ठीक है, अवंती आपके एमपी वाला रीजन है। ठीक है, मध्य प्रदेश वाला, तो वहाँ का वह राज्यपाल होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो आपका अशोक है उसने अपने भाइयों की हत्या की थी, यानी राज्य सिंहासन को प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों की हत्या की और फिर वो राजा बना। कहीं कि ऐसा भी सुनने में आता है, मिला है कि उनके भाइयों ने उनकी माता की हत्या कर देते हैं, फिर
क्रोध में आकर के वो अपने समस्त भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन को प्राप्त करता है। या कहीं कि ऐसा मिलता है कि जो आपके बिंदुसार हैं वह बूढ़े हो चले थे और रोगी हो चले थे, तो उसके बाद उनके विद्रोहियों में या जो पुत्र थे उनमें राजा बनने के लिए युद्ध होने, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होते हैं, तो उसमें समस्त भाइयों का वध करके राज्य सिंहासन को प्राप्त करता है कौन? आपके अशोक। ठीक है, अब हमें अशोक के बारे में पढ़ना है, तो इससे चलिए यहाँ से अपने एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं सम्राट अशोक जी के बारे में। ठीक है, सम्राट अशोक जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। ठीक, और 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो सम्राट अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं, राज सिंहासन को प्राप्त करते हैं, और 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की है? ठीक, देखिए मौर्य वंश के संस्थापक मैंने ऊपर बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका बिना किसी समय गंवाए हम जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन भी लगवाएंगे आपके। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से एग्जाम से पहले संपूर्ण जीके जीएस का सिलेबस हम कवर करेंगे। लास्ट में करंट अफेयर के भी 2-3 मैराथन मिल जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? देखिए चाणक्य ऊपर बताया था, चाणक्य के अन्य नाम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए व बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है कि चाणक्य की रचना है। ठीक है, चाणक्य ने कौन सी रचना की, कौन सी उनकी कृति है? इतने 4 ऑप्शन में से देखिए, तो उनकी जो इंपॉर्टेंट कृति वो अर्थशास्त्र है। ठीक, अर्थशास्त्र का संबंध देखिए वेलफेयर धन संबंधी मामलों से नहीं है, बल्कि राजनीतिक सिद्धांत से है, राजनीति से वर्णन है आपका अर्थशास्त्र में। ठीक है, और चाणक्य की महत्वपूर्ण रचना है। चाणक्य के अर्थशास्त्र जो कि राजनीतिक ग्रंथ है, इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, किससे की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक, चाणक्य अर्थशास्त्र की तुलना। ठीक, क्योंकि राजनीतिक ग्रंथ है। एक चौथा प्रश्न है कि एक मान्यता के अनुसार किसने अपने भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन को प्राप्त किया था? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपके अशोक ने अपने भाइयों को वध करके राज सिंहासन को प्राप्त किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्राट अशोक। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए 5वां प्रश्न है कि अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? ठीक, ये भी मैंने ऊपर बताया कि अशोक जो थे मगध की राजगद्दी प्राप्त करने से पहले वह अवंती के राज्यपाल थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, वह अवंती के राज्यपाल थे। छठा प्रश्न है कि बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम के बाद किसको भेजा? ठीक है, देखिए सुसीम अशोक का बड़ा भाई था। ठीक, और बिंदुसार का बड़ा पुत्र था। और जो तक्षशिला वह सिंधु और झेलम के मध्य स्थित क्षेत्र है। ये भी पूछ लेंगे तो तक्षशिला कहाँ स्थित है? सिंधु और झेलम नदियों के मध्य स्थित है। और अक्सर जो कि वो यूनानियों के आसपास का क्षेत्र था, तो यूनानी जो थे ना, वहाँ पे आपस में विद्रोह क्या करते, दमन होता रहता था उनका, विद्रोह करते दमन होता। तो पहले सुसीम को भेजते हैं, सुसीम इस विद्रोह को दबाने में असफल हो जाते हैं। उसके बाद अवंती से किसको भेजा? अशोक को भेजा गया। ठीक है, और अशोक ने झटपट वहाँ का जितना विद्रोह था वो समाप्त कर दिया। वो पूछते हैं कि आखिर हुआ क्यों, तो बोलते हैं जब लोग ही नहीं रहेंगे तो विद्रोह कौन करेगा। ठीक है, इतना खतरनाक था आपके अशोक। तो जो विंध्याधर हैं तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम के बाद किसको भेजते हैं? अशोक को भेजते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने अगले बढ़ते प्रश्न पर। देखिए 7वां प्रश्न है कि किस शासक को उसके अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है? यानी ऐसा कौन सा शासक है जिसको उसके अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी कहा गया? ठीक है, तो चंद्रगुप्त, सॉरी ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार, अशोक या फिर सुसीम। देखिए अशोक को अपने अभिलेखों में, उसके अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी अर्थात देवताओं को प्यारा कहा गया है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और किस अभिलेख में अशोक का अशोक नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है, यानी अशोक नाम का स्पष्ट वर्णन मिलता है? ठीक है, तो ऐसे अभिलेख आपके मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख और नेट्टूर अभिलेख। ठीक है, उपरोक्त तो तीनों जो है वो सभी आंसर सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मास्की अभिलेख में, गुर्जरा अभिलेख में और नेट्टूर अभिलेख, तीनों अभिलेखों में उसका अशोक नाम का वर्णन मिलता है। ठीक, यानी अशोक नाम का वर्णन मिलता है। ठीक, पुराणों में अशोक के किस नाम का उल्लेख मिलता है? हमारा अगला प्रश्न है कि पुराणों में अशोक के किस नाम का उल्लेख मिलता है? ठीक, तो जो पुराणों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है वह अशोक वर्धन मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अशोक वर्धन नाम का उल्लेख मिलता है। देखिए अभिलेखों में उसे, जो अभिलेखों हैं उसी में देवनाम प्रेयसी भी कहा गया है। मास्की, गुर्जरा और नेट्टूर अभिलेख में उसे अशोक नाम का स्पष्ट वर्णन मिलता है, और जो पुराणों में से अशोक वर्धन कहा गया। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं कि श्रीनगर को किसने बसाया था? ठीक है, तो जो श्रीनगर आपका जो राज्य है, ठीक, उसकी स्थापना
श्रीनगर की देखिए स्थापना किसने की, किसने इसको बसाया, तो श्रीनगर था, ठीक है, उसकी स्थापना के अशोक ने की थी, उस नगर को अशोक ने बसाया था। देखिए इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को बसाया, और अशोक ने नेपाल में देखिए देवपत्तन नामक नगर की भी स्थापना की थी, ठीक है। तो उसने देवपत्तन नामक नगर देवपत्तन नाम का नगर नेपाल में, और देखिए श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में पड़ता है, और उसकी स्थापना राजा अशोक ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी, ठीक है। अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो जो टी पैंथेलर है, ठीक है, टी पैंथेलर ने अशोक के शिलालेखों की सबसे पहले खोज की थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1750 ईस्वी में टी पैंथेलर ने अशोक के शिलालेखों की खोज की, और जेम्स प्रिंसप जो कि 1837 एडी में, ठीक है, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप उनके अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता हासिल की, यानी उनकी खोज 1750 ईस्वी में टी पैंथेलर करते हैं, और उनकी जो विकुटन है यानी जो उन्हें पढ़ते हैं वो आपके जेम्स प्रिंसप पढ़ते हैं 1837 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे पूछा कि खोज किसने की, तो टी पैंथेलर ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 12वां है कि अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, यानी जो शिलालेख मिले हैं बड़े शिलालेख वो कितनी है, तो अशोक के देखिए बृहद शिलालेखों की संख्या क्या है, 14 है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, ठीक है, जो कि 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, और स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो कि 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। देखिए बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है, 14 है। कितने स्थानों से प्राप्त हुए, 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। भारत में जितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनकी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है, और जो आपके भारत के बाहर 2 शिलालेख मिले हैं, देखिए वर्तमान में जो उस तत्कालीन टाइम पर तो वो भी अखंड भारत ही था, लेकिन वर्तमान हिसाब से देखा जाए तो भारत के बाहर प्राप्त हुए हैं 2 शिलालेख, जिनकी लिपि क्या है, खरोष्टी लिपि। और खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर, ऐसी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा 13वां प्रश्न है कि अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख मिलता है, यानी ऐसे उसके कौन से अभिलेख हैं जिसमें अंदर राज्यों की चर्चा की गई, दक्षिण भारत के बारे में बताया गया, ठीक है। तो द्वितीय और 13वां शिलालेख, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा कि दूसरा और तीसरा शिलालेख जो है उसमें भारत के दक्षिण राज्यों की चर्चा हुई है, ठीक है। कौन कौन से, तो चोल, पांड्य, चेर जिन्हें केरलपुत भी कहते हैं, और सत्यपुत, ठीक है, इतने राज्यों की चर्चा हुई। फिर से समझिए, चोल, पांड्य, चेर और सत्यपुत राज्यों की चर्चा होती है अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। कौन सा अभिलेख है जिसमें कलिंग युद्ध का स्पष्ट वर्णन मिलता है। देखिए अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विस्तारपूर्ण वर्णन किया है, इसमें लिखा गया, ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। कलिंग युद्ध में देखिए भीषण नरसंहार को देखकर, यानी अत्यधिक लाशों को देखकर अशोक का मन द्रवित हो जाता है, और उसने कभी नहीं युद्ध करने का निर्णय लिया, और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, राज्य से प्रदान किया, पूरे राज्य में उन्हें बौद्ध धर्म को माना उसने भी, और फॉलो भी कराया, और प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर कराया। तो कलिंग युद्ध के पश्चात उसका मन द्रवित हो जाता है, ठीक है। अपने आगे बढ़ते हैं अपने। देखिए 15वां प्रश्न है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए शिलालेख जो बृहद शिलालेख है या पृथक शिलालेख है वह 14 हैं, जो कि 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए, और जो स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या कितनी है, 7 है, ठीक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 शिलालेखों की संख्या है, जो कि 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, और पत्थर के स्तंभों पर, पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण हुए, खुदे हुए हैं, ठीक है। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7 है, 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं। बृहद शिलालेख कितने हैं, 14 हैं, और कहाँ से प्राप्त हुए, 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि अशोककालीन प्रांतों की संख्या कितनी थी, यानी जब अशोक राजा था तो उस समय प्रांत कितने थे, ठीक है। देखिए कलिंग युद्ध से पहले केवल 4 प्रांत थे, ठीक है, और कलिंग युद्ध के पश्चात जब कलिंग भी आपका मगध का अंग हो जाता है तो प्रांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। तो आपका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है, ठीक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कौन कौन से वो 5 प्रांत हैं उनको भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले उत्तरापथ जिसकी राजधानी भी तक्षशिला है, ठीक। अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी भी उज्जैनी है। कलिंग जो कि जीतता है खुद ही अशोक, उसकी राजधानी तौशली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणापथ जो था उसकी राजधानी स्वर्णगिरी है, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी। और प्राची जो कि मध्य देश का क्षेत्र है, ठीक है, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र पड़ती है, ठीक है। ये 5 प्रांत हैं। कलिंग जो कि बाद में जीता हुआ अशोक का प्रांत है, जो कि इसकी राजधानी आपकी तौशली है। कलिंग बेसिकली स्थित कहाँ है, तो कलिंग जो आपको वर्तमान में उड़ीसा वाला क्षेत्र है, दक्षिणी उड़ीसा का भाग, ठीक, वो वाला क्षेत्र आपका कलिंग कहलाता है, ठीक है।
अवंती राष्ट्र मैंने ऊपर बताया था कि एमपी वाला क्षेत्र है। उत्तरापद जो आपका जो इस समय तत्कालीन जो अखंड भारत हिस्सा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का रीजन था, जहाँ तक इसका साम्राज्य फैला था, वो वाला क्षेत्र जिसकी राजधानी तक्षशिला है। ठीक है। प्राचीन मध्य देश तो राजधानी पाटलिपुत्र थी, यानी जिस जहाँ पे खुद निवास करते थे उसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 17वां प्रश्न है कि मेगास्थनीज नामक राजदूत किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, मेगास्थनीज नामक राजदूत किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड उस समय था जब वह भारत आता है, और सेल्यूकस निकेटर का वो राजदूत था। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित करता है कौन, आपके चंद्रगुप्त मौर्य। उसी का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, और उसी की प्रसिद्ध रचना क्या है, इंडिका। ठीक है, कौन सी रचना है, इंडिका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डायमेकस नामक राजदूत किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, डायमेकस नामक राजदूत किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका जो सही आंसर है वो आपकी बिंदुसार, सी नंबर बिंदुसार हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आता है जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत होता है, और डायमेकस नामक राजदूत जो है, ठीक है, एम्बेसडर जो आपका है वह बिंदुसार के शासनकाल में आता है। ठीक है, और ये इसे ही डायमेकस को ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक, ये 19वां प्रश्न है कि डियोनिसियस नामक राजदूत किसके शासनकाल में भारत आता है। ठीक है, देखिए मैंने ऊपर दो राजदूत पहले बता दिए, मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आता है, उसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है जिसमें उसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। ठीक है, और वहाँ के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बारे में वर्णन भी किया है। ठीक है, उसने ये बात भी बोला कि भारतीय लोग लिखना नहीं जानते। ठीक है, मेगास्थनीज से कहा कि भारतीय लोग लिखना नहीं जानते हैं। और जो डायमेकस था वो आपका बिंदुसार के समय में भारत आता है। ठीक है, बिंदुसार जो कि आपके सम्राट अशोक के पिताजी हैं। ठीक है, और जो डियोनिशियस है वो आपके सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है कि अशोक के समय में डियोनिशियस नामक राजदूत भारत आता है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 20वां प्रश्न है, कह रहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक है, या सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। या अशोक के किस शिलालेख में वर्णित है, या किस शिलालेख में इसके बात की चर्चा की गई है। ठीक है, तो देखिए अशोक ने सभी जो शिलालेख है वो सब राज्यादेश है, कहीं ना कहीं कोई आदेश में लिखा गया है। ठीक, कोई नीति की बात लिखी गई, कोई धर्म की बात लिखी गई है। तो कौन से शिलालेख जिनमें उसने इस बात का वर्णन किया है, और कुछ और तो किसी न किसी शिलालेख में किसी न किसी बात का उसने वर्णन किया है। तो ऐसा शिलालेख कौन सा जिसमें बोला गया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं, तो वह ऐसा देखिए प्रथम शिलालेख में लिखा गया है, कहा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम शिलालेख में कहा गया कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं, सभी प्रजा मेरी संतानें हैं। ठीक है, और पशु बल की भी निंदा की गई है। ठीक है, और दूसरे शिलालेख की बात करें तो इसमें बात की जाए तो इसमें दक्षिण भारत के राज्यों की चर्चा की गई है, और इसमें मानव के लिए चिकित्सा डॉक्टर्स की व्यवस्था, पशुओं के लिए डॉक्टर की व्यवस्था। ठीक है, ये चीज का वर्णन द्वितीय शिलालेख में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सम्राट अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक, सम्राट अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया। आपके ऑप्शन हैं 232 बीसी, 269 बीसी, 200। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो गया। ठीक है, एरर है यहाँ पर, 269 नहीं 261 कर लीजिए। ठीक है, 261 बीसी में। ठीक, क्योंकि जो सम्राट अशोक थे वो 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठते हैं, और अपने राजगद्दी के 8वें वर्ष के पश्चात, 8 वर्ष के बाद, यानी अब 261 ईसा पूर्व में कहाँ पर अटैक करते हैं, कलिंग पर। 261 बीसी में कलिंग पर अटैक करते हैं और कलिंग को जीत लेते हैं राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद। ठीक है, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 22वां प्रश्न कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, वह राजा जो उसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था कौन था। देखिए ऑप्शन ए सम्राट अशोक, बी बिंबिसार, सी बिंदुसार, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए अशोक जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बिंबिसार जो कि हाजक वंश के थे, ये बिल्कुल गलत थे, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और चंद्रगुप्त मौर्य ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने के बाद अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार करते हैं और कर्नाटक चले जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश की स्थापना होती है। ठीक है, नंद वंश जो जिसका अंतिम शासक घनानंद था, ठीक है, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कब, 322 ईसा पूर्व में। और मगध पर एक नए राजवंश की नींव डालते हैं, वो कौन सा वंश था, मौर्य वंश था। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, समय 322 ईसा पूर्व, मैंने ऊपर ही बताया था। ठीक है, मौर्यकालीन मुद्रा थी, यानी मौर्यकालीन या मौर्य समय में कौन सी मुद्रा चलती थी, ये पर्ण थी। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्ण। ठीक है, मौर्यकालीन मुद्रा का नाम क्या है, पर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए वह स्थान जहाँ से अशोक के वृहद शिलालेख नहीं प्राप्त हुए, यानी ऐसे स्थान इसमें 4 आसन में से कौन सा है जहाँ से उनके वृहद शिलालेख नहीं प्राप्त हुए। देखिए वह स्थान ऑप्शन ए मानचेरा बिल्कुल नहीं, एरेगुदी बिल्कुल नहीं, पाटलिपुत्र या कंधार। देखिए पाटलिपुत्र से कोई भी अशोक के वृहद शिलालेख नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक, देखिए बृहद शिलालेख की संख्या 14 है, जो कि 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, और उसमें पाटलिपुत्र में कोई भी बृहद शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए नीचे 14 शिलालेख जो 8 स्थानों से प्राप्त हैं उनके बारे में लिस्ट दी गई है, चलिए वो भी अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो शहबाजगढ़ी, ठीक है ये कहाँ है, देखिए ये आपका पाकिस्तान के पेशावर जिले में है। ठीक है, पेशावर में है शहबाजगढ़ी, ठीक वहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक, मानसेरा ये भी पाकिस्तान के हजारा जिले में है। ठीक, जौगढ़ यह उड़ीसा राज्य के जौगढ़ में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। या एरागुड़ी की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में है। ठीक, एरागुड़ी की एक जगह कहाँ से है, यह आपके आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में है। देखिए कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि सम्राट अशोक का आंध्र प्रदेश से प्राप्त शिलालेख कौन सा, या आंध्र प्रदेश के किस स्थान से शिलालेख प्राप्त हुआ है, तो आपका एरागुडी। ठीक है, ये कहाँ है, अभी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित है। सोपारा से हमें एक शिलालेख प्राप्त हुआ जो कि महाराष्ट्र के पालघर में है। धौली से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, यह उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ठीक है, कालशी या उत्तराखंड के देहरादून में भी है। देखिए इससे क्वेश्चन बन भी चुका है कि सम्राट अशोक का कौन सा कहाँ का किस जगह का शिलालेख है जो कि उत्तराखंड से प्राप्त हुआ, तो कालची का शिलालेख है। ठीक है, गिरनार जो कि गुजरात के काठियावाड़ में भी है। ठीक है, यहाँ से हमें भी अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ये 8 स्थान है जहाँ से हमें 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, शहबाजगढ़ी, मानशेरा, जौगढ़, एरागुडी। ठीक है, सोपारा, धौली, कालसी और गिरनार। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए आगे बढ़ने से पहले ये भी नोट समझ लेते हैं। देखिए अशोक के जो शिलालेख थे उनकी भाषा क्या थी, प्राकृत थी। ठीक है, भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है, वर्तमान में जो भारत है जितने भी शिलालेख भारत से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, भारत की भूमि पर मिले हैं, उनका जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, और जो शहबाजगढ़ी और मानशेरा जो कि अलग से प्राप्त हुए दूसरी शिलालेख, उनकी लिपि क्या है, ब्राह्मी ना करके क्या है, खरोष्टी है। और खरोष्टी लिपि क्या है, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो मैंने ऊपर भी बताया था कि मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, इंडिका है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें उसने क्या किया है कि भारतीय समाज को या भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। ये देखिए मैंने नीचे भी लिख दिया है कि मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, इंडिका है। ठीक है, और इसमें मौर्य साम्राज्य की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दशाओं का वर्णन किया गया है। और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। ठीक, कौन कौन से हैं, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ये 7 कैटेगरी उन्होंने भारतीय समाज की बांटी है, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 27वां प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई। देखिए थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं कि पाटलिपुत्र जो नगर था इसकी स्थापना देखिए हर्यक वंश के शासक उदयन करते हैं। ठीक, नीचे मैंने लिख भी दिया है कि हर्यक वंश के शासक उदयन करते हैं। यह गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है पाटलिपुत्र। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब जो अंतिम शासक हर्यक वंश के थे नागदाशक, उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद राजधानी वैशाली शिफ्ट हो जाती है। फिर जो नंद वंश की जो अंतिम शासक घनानंद थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य, उनको जब परास्त करता है, उनको हरा देता है, तो जो स्थापना जो वैशाली राजधानी थी उसको शिफ्ट कहाँ करता है, पाटलिपुत्र करता है। ठीक है, तो जो मौर्य वंश का शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने राजधानी क्या बनाई, पाटलिपुत्र बनाई। ठीक है, उसके पहले हालांकि उदयन ऐसा कर चुका है कि उदयन ने राजधानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी बनाया है, लेकिन मौर्य वंश में सबसे पहले किसने बनाया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 28वां प्रश्न है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो ये सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया था। ये कहाँ पर है, देखिए ये आपके सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ है, सांची के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था। ठीक है, जो मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे, ठीक है, जो सूचनाएं लाके देते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, देखिए उन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कहा जाता था, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, और कुछ और देख लें, एग्रोनोमी कौन होता था। देखिए एक पद का नाम है, जो एग्रोनोमी होता था वह एक सड़क निर्माण अधिकारी होता था। ठीक है, सड़क निर्माण अधिकारी होता था। और न्यायाधीश को रज्जु कहा जाता था। ठीक है, जो न्यायाधीश होते थे, जो जज होते थे उस समय के, वहाँ के रज्जु कहलाते थे। ठीक है, और
आगे बढ़ते हैं। और सीता भूमि जो थी, ऐसा भी होता कि मौर्य काल में सीता का तात्पर्य क्या है, तो सरकारी जो भूमि होती थी उसके सीता कहा जाता था, उसे क्या कहते थे, सीता कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये किस शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने की बात कही है। ठीक है, ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने की बात कही है। देखिए अंतिम शिलालेख है 14वां शिलालेख, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, धार्मिक जीवन बिताने की बात कही है। देखिए 13वें शिलालेख में देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक, द्वितीय शिलालेख में उसने पशुओं के लिए चिकित्सा, मानव के लिए चिकित्सा, डॉक्टर्स की व्यवस्था की है। और जो दक्षिण भारत के राजवंश हैं उनकी चर्चा मिलती है। और प्रथम कहा गया कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं, इस बात का वर्णन प्रथम शिलालेख में मिलता है। ठीक है, और 14 में क्या मिलता है, जनता को 14 शिलालेख जो है उसमें मिलता है जनता को धार्मिक जीवन बिताने की बात कहता है। ठीक है, अशोक के कुछ प्रमुख शिलालेख और उससे संबंधित जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, हम समझ लेते हैं क्या क्या है। देखिए प्रथम शिलालेख में पशु बल की निंदा की गई, मैंने ऊपर बताया। और कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। प्रथम शिलालेख में यह इंपॉर्टेंट है कि याद भी रखना, ऐसा पेपर में भी पूछा जा सकता है कि प्रथम शिलालेख ऐसा कि पशु बल की निंदा किस शिलालेख में की गई, अशोक के किस शिलालेख में की गई है, तो प्रथम शिलालेख में। या फिर सभी मनुष्य मेरी संतानें, ऐसा किस शिलालेख में वर्णित है, तो प्रथम शिलालेख में। ठीक है, द्वितीय शिलालेख की बात करें, जो उसमें पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, लोक कल्याणी कार्य और दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, लोक कल्याणी कार्य और दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। चौथे शिलालेख की बात करें, जो इंपॉर्टेंट मैंने इसमें लिखा है। ठीक है, तो चौथे शिलालेख में देखिए भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना करते हैं। देखिए भेरी घोष बेसिकली होता है कि जो लड़ाई के प्रति जो जागरूकता होती है, जो युद्ध की जो नीति होती है, ठीक है, युद्ध की नीति को छोड़कर जो आपका जो बौद्ध धर्म होता है उस धर्म की नीति की घोषणा करते हैं, धर्म की नीति को फॉलो करते हैं, और जो युद्ध की नीति है उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, उसे त्याग कर, भेरी घोष का अर्थ यही है कि जो युद्ध की नीति उसको त्याग करके धर्म घोष यानी बुद्ध की नीति के चलते हैं, धर्म की नीति पर अपनाते हैं। ठीक है, आठवां शिलालेख क्या होता है, देखिए सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख मिलता है। जितनी भी अशोक ने धर्म यात्राएं की हैं उसका वर्णन 8वें शिलालेख में है। और बोधगया भ्रमण का उल्लेख भी इसमें मिलता है। ठीक है, 12वां शिलालेख स्त्री महामात्रों की नियुक्ति के संदेश देता है, या स्त्री महामात्रों की नियुक्ति होती है इसके बारे में बताता है। और जो 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और पड़ोसी राज्यों का भी वर्णन है। और 13वें शिलालेख में देखिए आठविक जनजातियाँ होती है। ठीक है, आठवीं जाति का भी वर्णन इसमें किया गया है। अगर पेपर में आ जाए कि सम्राट अशोक के किस शिलालेख में आठविक जातियों का वर्णन किया गया है, तो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए राजा अशोक के मेरठ तथा टोपरा स्तंभ लेख को किस शासक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा स्तंभ लेख को राजधानी अपनी दिल्ली में स्थापित करवाया था। कौन, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक उसका शासक था। ठीक है, और ऐसा अकबर ने भी किया था। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। देखिए अकबर ने इलाहाबाद स्तंभ लेख को, ठीक है, जहांगीर के द्वारा इसे कहाँ लाया था, इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। ठीक है, अकबर ने इलाहाबाद स्तंभ लेख को जहांगीर के शासनकाल में, अपने शासनकाल में जहांगीर के द्वारा इलाहाबाद के किले में से रखवाया गया था। और फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा स्तंभ लेख को कहाँ रखा, दिल्ली में रखा था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और इलाहाबाद स्तंभ लेख को किसने इलाहाबाद के किले में रखवाया, अकबर ने जहांगीर जी के द्वारा। ठीक है, जहांगीर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो लौरिया स्तंभ लेख है, ठीक है, वह लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख पर देखिए मोर का चित्र बना हुआ है, जो कि चंपारण बिहार से में प्राप्त हुआ है। ठीक, कहाँ से, चंपारण बिहार से। ठीक है, प्रयाग तथा जो कौशाम्बी स्तंभ लेख में अशोक की रानी जो पत्नी है, रानी कारुबाकी का वर्णन मिलता है। ठीक, उल्लेख इसलिए से रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौन सा, प्रयाग तथा कौशाम्बी स्तंभ लेख में अशोक की पत्नी है रानी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। देखिए जो कहा जाता है रानी जो कारुबाकी है, ठीक है, वह एक मछुआरन थी और प्रेमवश उन्होंने विवाह किया अशोक ने, और इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम तिवर है। ठीक है, तिवर का उल्लेख मिलता है। जो तिवर है वो अशोक का पुत्र है और रानी कारुबाकी इनकी पत्नी है। ठीक, और इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। किसको, प्रयाग स्तंभ लेख को। रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज देखिए कार्लाइल ने की थी, जो कि 1872 ईस्वी में की थी। कार्लाइल ने कौन, रामपुरवा स्तंभ लेख, जो कि कहाँ है, चंपारण बिहार में है। ठीक है, चंपारण बिहार में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, किसने विकुटन किया था, अर्थात किसने इन्हें जाना था, किसने पढ़ा था। तो मैंने ऊपर बताया था कि टी पैंथेलर ने 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज की थी, और 1837 ईस्वी में, ठीक है, जेम्स प्रिंसप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, टी पैंथेलर खोज करता है 1750 ईस्वी,
जेम्स प्रिंसप 1837 में। इसको सबसे पहले रीड करते हैं, ठीक है। अशोक को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, किसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी? देखिए अपने जो निगृहित इनका जो भाई था, ठीक है, उसको देखते हैं, फिर जानते कि वो एकदम मस्त रहता है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो उसी के कहने पर या उसी को देखकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला किया। तो उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु है, ठीक है, उससे ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। कौन? आपके अशोक जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से, ठीक है। और कुछ यात्राएं भी करते हैं। फिर बौद्ध धर्म को मानने के बाद, युद्ध न करने के बाद, उन्होंने जो आखेट यानी शिकार करने और विहार की यात्राएं रोक दी। उसके स्थान पर धर्म के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। भगवान बुद्ध के चरणों से जो भूमि पवित्र होती है, जहाँ पर उनका जन्म होता है, निर्वाण प्राप्त होता है, ठीक है, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, वहाँ वो अपना जाते हैं, ठीक। और उन्हें शिकार करना बंद करते हैं बिल्कुल ही, और ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जिससे वो मतलब किसी की हानि हो। वह अहिंसा के मार्ग पर चलने लगे और सभी को एक नज़र से देखते थे, ठीक है। और काफ़ी सुखी समृद्ध राज्य था उनका, राजा अशोक का, इसलिए उन्हें द ग्रेट अशोक कहा गया है। युद्ध के लिए, उनके साम्राज्य विस्तार के लिए उन्हें सम्राट या महान नहीं कहा गया, बल्कि उन्होंने जो एक नीति यानी पूरे एक साम्राज्य को एक सूत्र में पिरोया, ठीक है, एक जो अहिंसा की नीति पर लेके चले, इसलिए उन्हें द ग्रेट अशोक कहा जाता है। आज भी वो इतिहास में अमर है, ठीक है। अगले बढ़ने से पहले थोड़ा जान लें कि कहाँ कहाँ उन्होंने कौन कौन सी यात्राएं की, ठीक है। देखिए अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोधगया की यात्रा करते हैं, और बोधगया की यात्रा का वर्णन भी शिलालेख में मिलता है, ठीक है। और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करते हैं, ठीक। 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। और जब जाते हैं 20वें वर्ष लुम्बिनी, तो लुम्बिनी को जो गांव था उसको कर मुक्त घोषित कर देते हैं, यानी वहाँ से टैक्स बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं, ठीक। अशोक भगवान बुद्ध के द्वारा पवित्र स्थलों पर जाते हैं, ठीक। उनकी यात्रा का क्रम इस प्रकार है। कहाँ कहाँ गए? सबसे पहले देखिए बोधगया गए, फिर कुशीनगर जाते हैं, फिर लुम्बिनी जाते हैं, फिर कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। कहाँ? बोधगया सबसे पहले बोधगया, फिर कुशीनगर, ठीक। ये समझते जैसे सबसे पहले उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस जगह पर जाते हैं बोधगया, फिर कुशीनगर जहाँ पर निर्माण प्राप्त हुआ, फिर लुम्बिनी जहाँ पर उनका जन्म होता है, फिर कपिलवस्तु, सारनाथ और फिर श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे अधिक भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे, जब याद रखना। और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक। कुशीनगर में उन्हें निर्माण प्राप्त हुआ था, ठीक, जिसे कहा हाँ। और बोधगया में उन्हें क्या ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं अपने 34वें प्रश्न पर कि अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किस देश को भेजा था, ठीक है। कहाँ पे गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए? उनके पुत्र आपके हाँ पुत्र और पुत्री, ठीक है, महेश और संघमित्रा को भेजे हैं। पुत्र का नाम महेश था और पुत्री संघमित्रा को भेजते हैं। कहाँ? श्रीलंका भेजते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए, ठीक। सभी धर्म को बराबर शरण देते थे अपने राज्य में राजा अशोक, सम्राट अशोक, ठीक है। और उन्होंने दक्षिण भारत में भी, हिमालयवर्ती क्षेत्र में भी, खासकर नेपाल में, ये भी होता है कि अशोक के समय में नेपाल में भी बौद्ध धर्म का गमन होता है, ठीक है। और श्रीलंका में भी उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया था, ठीक। और ये भी कहा जाता है कि अशोक बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसे मानता है कि राजा अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, ठीक। उसके बाद हम आगे करते हैं, ठीक। उससे पहले जान लेते हैं, देखिए अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में, जो कि आपके पट्टी हैं शायद बिहार वाले क्षेत्र में, तो अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कौन कौन सी 4 गुफाएं थी? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, 4 गुफाएं जिनका निर्माण राजा अशोक ने करवाया था। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रोमनदेई अभिलेख है, ठीक। ये भी जरूर याद रखना कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रोमनदेई अभिलेख है, ठीक। 35वां प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था, ठीक है, यानी उसकी स्थापना कब हुई, और अंतिम रूलर जो अंतिम शासक था वो कब उसका एंड हुआ, कब वह समाप्त हुआ। तो देखिए पूरा मौर्य वंश कहाँ से कहाँ तक था उसकी जानकारी देखिए। पूरा मौर्य वंश आपका 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश चलता है, ठीक है। कब तक? 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया जाता है। और 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक जो बृहदत्त हैं, ठीक, उनकी हत्या की जाती है और उनके साथ ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य वंश के शासक जो थे बृहदत्त, उनकी हत्या कर देती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और एक नए वंश की स्थापना की जाती है 185 ईसा पूर्व में मगध पर शुंग वंश की। उसके पहले स्थापना 322 ईसा पूर्व में, और 185 ईसा पूर्व में अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके इसका नाश कर दिया जाता है, इसको समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। 36वां प्रश्न है कि
अंतिम मौर्य शासक कौन है, ठीक है, अंतिम मौर्य शासक कौन है, देखिए अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त है, ठीक, कौन है, बृहदत्त, ठीक, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त थे, जिनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, और 100 कब की, 185 ईसा पूर्व में की, और मगध पर कौन से वंश की, शुंग वंश की नींव डाली, जो कि ब्राह्मण जाति का था। पुष्यमित्र शुंग कौन सा था, वो ब्राह्मण वंश का था, ब्राह्मण जाति का था, ठीक है, और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना करता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो अशोक के द्वारा 84,000 स्तूप बनवाए गए थे, उनका ये विखंडन करता है, ठीक, उन्हें तोड़ देता है, कौन, पुष्यमित्र शुंग, ये कट्टरवादी ब्राह्मण था आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 37वां प्रश्न है कि मौर्यकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ठीक है, तो मौर्यकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ठीक, कौन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्यकालीन समाज की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य जो तक्षशिला का एक ब्राह्मण था और विश्वविद्यालय का आचार्य भी था, ठीक, चाणक्य कहाँ का ब्राह्मण था, तक्षशिला का ब्राह्मण था, ठीक, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया, तो बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने टोटल 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, ऐसा बौद्ध धर्म में माना गया है, ठीक है। और उसके बाद शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने उसका खंडन किया था, ठीक है, उसको नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न 39वां है कि मौर्य काल में सीता का अर्थ है, ठीक है, तो जो मौर्य काल में ऊपर बताया था मैंने कि सीता का अर्थ है वह सरकारी भूमि से लिया जाता है, ठीक है, मौर्य काल में सीता का अर्थ सरकारी भूमि से कहा जाता था, ठीक है, और ऐसी भूमि जिस पर बिना वर्षा के अच्छी खेती होती है, ठीक, उसे अदेव मात्रा कहा जाता था। सीता सरकारी भूमि को कहा जाता था, और ऐसी भूमि जिस पर मतलब वो बिना वर्षा के या बिना पानी के सिंचाई के अच्छी खेती होती थी उसे कहते थे अदेव मात्रक, ठीक है। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति अपनाने वाली स्त्रियों को रूपजीवा कहा जाता था, क्या कहते थे, रूपजीवा कहा जाता था, ठीक है, स्वतंत्र वैश्यावृत्ति अपनाने वाली स्त्रियों को, ठीक है, क्या कहते थे, रूपजीवा, ठीक है। अशोक का शार्यकुना कंधार का अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है, यानी शार्यकुना कंधार का अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है, तो मैंने पहले बताया था कि जितने भारत में प्राप्त अभिलेख हैं वो सारे ब्राह्मी लिपि में है, प्राकृत भाषा में है, और जो बाहर के अभिलेख हैं, देखिए शार्यकुना जो तत्कालीन वर्तमान भारत से बाहर मिले, ठीक है, वह आपके खरोष्टी लिपि में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारत से प्राप्त सभी अभिलेखों की लिपि क्या है, ब्राह्मी है, मैंने इसमें लिख दिया है, और दो अभिलेख जो कंधार और मानसेरा के अभिलेखों की लिपि क्या है, खरोष्टी है, और भारत में शिलालेखों का प्रचलन क्या किसने कराया, अशोक ने कराया था, ठीक है, शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया, अशोक ने कराया था। अशोक का साम्राज्य आपका अफगानिस्तान से लेकर के आपका जो ईरान में थोड़ा सा क्षेत्र, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, पूरा भारत आपका दक्षिण भारत में मैसूर तक, ठीक है, पूर्व में देखा जाए तो आपके बंगाल का क्षेत्र जो है यहाँ तक, दक्षिण में गुजरात तक का पूरा क्षेत्र ये कवर था आपके अशोक के शासनकाल में, ठीक है, पूरा साम्राज्य यानी अखंड भारत लगभग आपका कवर किया था किसने, राजा अशोक ने, और बड़ी नीति पूर्वक बड़े अच्छे ढंग से इसको संभाला था उसने, इसीलिए इतिहास में उन्हें द ग्रेट अशोक यानी द महान सम्राट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा आज की क्लास कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें, और अच्छी लगी तो लाइक करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो आपकी ये राजपूत वंश हैं या हर्षवर्धन काल पे जो वर्धन वंश है उस पर मिलेगी, ठीक है, और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आपको जीके और जीएस से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जो 25 नंबर जो आपके कम्प्लीटली मिलेंगे वो यहाँ से मिस नहीं होंगे, ठीक है। हिस्ट्री आपकी, पॉलिटी, हिंदी किसी से भी मिस नहीं होंगे, लगातार अंत तक बने रहे, और प्रैक्टिस सेशन भी लास्ट में आएंगे, तो और हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कीजिए, और चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।